अमिताभ घोष अपने फिक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नॉन फिक्शन वर्क भी डॉक्टर साहब शायद उन्होंने किया है। और एक पेज दे दो, बेनिफिट लिस्ट दी फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। आई थिंक एवरीवन हैज गॉट दिस लीफलेट, उसकी विस्तृत जानकारी है, लेकिन उससे भी बढ़िया जो उसकी समरी है डॉक्टर साहब हमें लगभग 1 घंटा लगाएंगे उस पर, और अच्छा लगेगा सभी लोग एक उनका, क्योंकि एक जितने बड़े लिटरेट व्यक्ति को एक दूसरे लिटरेट व्यक्ति बताएंगे। अमिताभ घोष के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो वर्ल्ड फेमस हुई है शायद 2016 में, दैट इज अबाउट एनवायरमेंट, द ग्रेट डिनर। और एनवायरमेंट में ऐसी बात लिखी है उन्होंने कि सीधा पेरिस कॉन्फ्रेंस को चैलेंज किया है। इटली में होने वाली, वो मुझे बोलना नहीं आता सर वो शब्द, वो रोमन में है या अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ जैसा भी लिखा है, जैसा भी क्योटो प्रोटोकॉल को क्वेश्चन किया है उन्होंने, उसको क्वेश्चन किया है, और उसने ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने यूज किए हैं। हम अंग्रेजी जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इनकी जो शिक्षा अंग्रेजी में, उसको भी हम कई दफा समझ नहीं पाते हैं कि वो उसका ये शब्द यूज करने का मतलब क्या है। जैसे उन्होंने डीरेंजमेंट वर्ड यूज किया है। डीरेंजमेंट का मतलब सीधा पागलपन है। अरेंज से हम डीरेंज बना देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया है। कंस्ट्रक्शन हम उसारी को बोलते हैं, और डीकंस्ट्रक्शन हम बोलेंगे गिराने को, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। डॉक्टर साहब से मेरा पुराना नाता है। आजकल ये डायलॉग भी पॉलिटिकली बड़ा पॉपुलर है, मेरा भी नाता है। अब डॉक्टर साहब कहेंगे कि तेरा मेरे से क्या नाता हो गया, पहली दफा तो नहीं, हमने भी सुनने की आदत डाल ली। तो मेरा नाता ये है कि डॉक्टर साहब की जो शुरुआती शिक्षा और हायर एजुकेशन MDU रोहतक से हुई। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज, जो बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज बन गया, सर आई एम राइट जी? मैं उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ जी। तो मैं भी सर आधा अधूरा उसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। और उसके बाद इन्होंने वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैं KUK में शिफ्ट हो गया। तो ये मेरा पुराना नाता है डॉक्टर साहब से। और बाकी हमारे जो अध्यक्ष मंडल में हमारे यंग कुलीग नैन्सी सोनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं, JG न्यूज ग्रुप के लिए। मैडम शेतरपाल सारे ही जानते हैं, पंजाबी जी पुस्तक लिखते हैं, देश विदेश गए हुए हैं, कैनेडा च भी सन्मानित हुए हैं। उन्होंने किताबों का विमोचन कैनेडा च भी, मैं 2 किताबों का जी उत्थे विमोचन होया। प्रदीप संदेवा जी, इन्होंने एक अलग तरीके पंजाबी भाषा की सेवा शुरू की 2006 या 2005 पंजाबी सत्कार सभा बैनर। हर उस बंदे जो पंजाबी बोलता है या पंजाबी बोलने की इच्छा रखता है या पंजाबी जबान पसंद करता है, इन्होंने कोई किसी तरह का रिलीजियस पॉलिटिकल कलर नहीं पाया। डॉक्टर साहब बारे तो यही है कि आजकल इतने ही इज मैंबर ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन आल्सो सर, जी यूनिवर्सिटी भी हैगी है। बहुत सारी बॉडीज हैं, लाइब्रेरियन भी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश आल्सो। उपस्थित छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खुशामदीद जी आया हूँ। लेकिन उसके साथ मैं सॉरी फील करता हूँ कि इतना देरी से प्रारंभ करना हमने नहीं सोचा था। लेकिन हालांकि मान साहब ने कहा कि हमारी दूसरी गोष्ठी है, तो संजीदगी से तो ये पहली ही गोष्ठी है। उस दिन तो यूं समझो कि गठन हुआ था, हम अनौपचारिक तौर पर बैठे थे और ये तय हुआ कि इस तरह रूटीन में बैठेंगे। गठन हुआ तो पहली ही गोष्ठी इसे माना जाए। और डॉक्टर पंकज शर्मा हालांकि 2007 से यहाँ पर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि साहित्यिक साथियों ने इनको ढूंढने में बहुत देर कर दी, लेकिन बेटर लेट देन नेवर आज हमारे बीच है। हमें इस बात की खुशी है, और खुशी इस बात से और भी ज्यादा है कि जो हमारा टॉपिक ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो विजेता हैं अमिताभ घोष जी, उनके ये रिसर्च स्कॉलर हैं। उपस्थित सभी साथियों का पुनः अभिनंदन और मेरा निवेदन डॉक्टर पंकज शर्मा से कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश। हिंदी में भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात कहूँगा तो शायद ज़्यादातर भाव आप तक पहुँच जाएंगे। तो जे तुसी ज़्यादा कहोगे तो एक आधी लाइन में पंजाबी की भी कोशिश कर लेवांगा। ज़्यादा हिंदी में कर मैं इसके अलावा फ्रेंच और जर्मन भी अगर आप चाहें तो
वो भी बोल सकता हूँ। हरियाणवी भाषा में मैं पैदा हुआ हूँ, वो मेरी मातृभाषा है और मुझे इस पे गर्व भी है। आज का ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की जो जड़ है, जो बिगिनिंग पॉइंट है, जहाँ से ये बात शुरू होती है, वो है कि अमिताभ घोष जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही है तो शायद 14 दिसंबर को ज्ञानपीठ ने घोषणा की कि अमिताभ घोष जी को इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाना शायद अमिताभ घोष जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ना हो। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी मेरे मुंह से कही जानी, लेकिन मैं इस बात को साबित करना चाहता हूं, इस बात तक आप लोगों को लेके आना चाहता हूं। लेकिन उनके जीवन में ये एक बड़ा अवसर है कि वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं। मैं बार बार इन दो बातों पे जोर दे रहा हूं। एक पत्र आपके पास, एक कागज है आप सबके पास, उस कागज पे एक लेटर है, घोष's लेटर टू एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज। 18 मार्च 2001 का ये पत्र है। थोड़ा सा मैं इसका संदर्भ आपके सामने ले आऊं, फिर मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात पे आता हूं। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, द ग्लास पैलेस। इस उपन्यास की खासियत यह है कि बर्मा में इस पुस्तक को राष्ट्रीय धरोहर कहा गया है, म्यांमार में। तो ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है कि भारतीय एक लेखक एक पुस्तक लिख रहा है, अंग्रेजों की भाषा में लिख रहा है, और उसको म्यांमार, बर्मा जैसा ट्रेडिशनल परंपरावादी विचारधारा वाला देश अपनी राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर रहा है। मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन जितना कि इतिहास मैंने पढ़ा है, मुझे कहीं कोई इतिहास में कोई संदर्भ, कोई किताब, कोई वाक्य ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि भारत और बर्मा के बीच में किस तरह के संबंध रहे हैं। एक गाना आप सबने सुना होगा, मैंने भी बचपन में सुना था, मेरे पत पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। तो सांस्कृतिक परिवेश ये तो बताता है कि भारत और रंगून के बीच में लोगों का आना जाना था, लोग जाते थे तभी टेलीफोन होते थे। तो एक बड़े व्यापारिक केंद्र था रंगून, बर्मा, भारत से लोग जाते थे, वहां से व्यापार होता था। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि अंग्रेज इतिहासकार ने वो सारे कागज इतिहास से छुपा दिए कि वो किस चीज का व्यापार होता था। भारत और म्यांमार के बीच अंग्रेजों के राज में किस तरह के संबंध थे। क्या अंग्रेजों ने म्यांमार पे काबू करने की कोशिश नहीं की? किया तो कैसे किया? और उस काबू करने में फौज तो भारतीय थी। उस उपन्यास को कॉमनवेल्थ पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। आप समझते हैं, एक लॉन्ग लिस्ट होती है, एक शॉर्ट लिस्ट होती है। लॉन्ग लिस्ट होती है जिसमें पुरस्कार देने वाली संस्था आमंत्रित करती है। तो उसमें इनके पब्लिशर ने ये नॉवल भेज दिया, और करीब जब ये शॉर्ट लिस्ट आई, 7 नॉवेल्स को जब शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो वो जो लिस्ट सामने आई तो अमिताभ घोष घबरा गए कि उसमें ग्लास पैलेस का नाम भी था, और उनको बड़ा गुस्सा, नाराजगी आई। तो उन्होंने ये पत्र लिखा, ये जो पत्र आपके पास, सबके पास उपलब्ध है। खासतौर पे इसमें एक पोर्शन मैंने बोल्ड किया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ताकि हम इस जो आज का हमारा संदर्भ है उसको आराम से परिभाषित कर सकें, उस तक हम पहुंच सकें। करीब आप अगर देखें तो ऊपर से तीसरा पैराग्राफ में एक लाइन बोल्ड में है, आपको दिखाई देगी, मैं उसको पूरा पढ़ रहा हूं। एज ए लिटरेरी और कल्चरल ग्रुपिंग, हाउएवर, इट सीम्स टू मी द कॉमनवेल्थ कैन ओनली बी ए मिसनॉमर, मिसनॉमर जिसका नाम ही गलत हो, so long as it excludes the many languages that sustain the cultural and literary lives of these countries. It is surely unconceivable, for example, that athletes would have to be fluent in English in order to qualify for Commonwealth Games. उन्होंने कहा कि जिसको आप कॉमनवेल्थ कहते हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा,
ये तो वो देश हैं जहां उपनिवेशवादी गए और वहीं बस गए और आज भी वहीं कब्जा किए हुए हैं। आप लोग इतिहास को जानने समझने वाले लोग हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में और कनाडा में तो अंग्रेजों की ही औलादें आज राज कर रही हैं। हम दूसरी श्रेणी में आते हैं जहां अंग्रेज तो चले गए, लेकिन माफ करना, मैं कभी कभी अभद्र हो जाता हूं ये बात करते हुए, राज तो आज भी अंग्रेजों की संतान नहीं कर रही। जी। हां, उनके रंग, उनके चेहरों के रंग से आप उनको नहीं पहचान सकते। देयर स्किन्स आर नॉट वाइट। लेकिन जो व्यवस्था 14 अगस्त 1947 को थी, वही 6 जनवरी 2019 को है। चाहे वो न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था में पाश्चात्यकरण है, चाहे वो समाज और देश के संदर्भ की बातें, वो बड़ी बातें हैं। मैं अभी फिलहाल उन तक नहीं जा रहा, लेकिन अमिताभ घोष ये कहना चाहते हैं अपने इस पत्र में कि आप जिसको कॉमनवेल्थ कहते हो वो झूठ है। कॉमनवेल्थ आप समझेंगे, मेरी याददाश्त अगर सही है तो 1914 में इस शब्द का पहली बार गोलमेज के बाद शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने जो जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी उनको एक सूत्र में बांधने के लिए इसका नामकरण किया, और इसके नाम पे सांस्कृतिक, साहित्यिक और गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आज तक भी एक बड़ा नाम है। हम बड़े खुश होके उनका हमने 2009 में शायद भारत में भी हमने वो करवाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये तो हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम इस शब्द को आज भी कंधों पे उठाए फिर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई माफ करना, ये पब्लिशर ने गलती से भेज दिया आपको उपन्यास, उसकी तरफ से भी माफी मांगता हूं मैं, और मेरी तरफ से भी कृपा करके मुझे इस पुरस्कार के लिए कंसीडर ना किया जाए। ये बड़ी बात थी, क्योंकि आप समझते हैं गालिब भूखा मरा दिल्ली की गलियों में, हाँ संस्कृति को कितना दे गया, हम आज तक अमीर हैं उससे। तो एक साहित्यकार समाज को देता है और अक्सर भूखा मरता है, तो उसके लिए कॉमनवेल्थ दोनों चीज दे रहा था, नाम और शोहरत और पैसा, और एक बड़ा नाम होता वो। लेकिन उन्होंने मना किया। उनकी इस साफ गोई के लिए, उनकी इस ईमानदारी के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक अलग जगह बनाई, अपनी एक अलग स्थान बनाया। और अगर अब आप ज्ञानपीठ के इतिहास को देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही इसलिए की गई कि जो भाषाएं जिनको खासतौर पे अंग्रेज और खासतौर पे पाश्चात्य व्यवस्था सही स्थान नहीं दे सकी, चाहे वो कन्नड़ में यू आर अनंत मूर्ति हो, या वो उड़िया में लिखने वाले लेखक हों, या वो बांग्ला में लिखने वाले, बांग्ला को सॉरी मैं माफी चाहूंगा, बांग्ला को अंग्रेजों ने खूब गोदी बिठाया, तो बांग्ला को छोड़ दीजिए। बांग्ला के अलावा जो प्रादेशिक भाषाएं हुई उनके साहित्य को कभी समर्थन नहीं मिला। तो जब ज्ञानपीठ की शुरुआत की गई तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सोच ये थी कि उन साहित्यों को स्थान दिया जाए, जगह दी जाए, जिनको वेस्टर्न नैरेटिव में, पाश्चात्य साहित्यिक संस्कृति में स्थान नहीं मिलता। शुरुआत इसलिए की गई। ऐसी एक व्यवस्था में मुख्य तौर पे अंग्रेजी में लिखने वाले अमिताभ घोष पहले लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये इस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं कि अमिताभ घोष किस तरह के लेखक हैं और क्यों वो पूरी तरह से एक भारतीय लेखक हैं। बहुत सारे लोगों को इस पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इस बात को सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अमिताभ घोष ने एक बड़ा जीवन का एक बड़ा हिस्सा ब्रुकलिन में काटा है, न्यूयॉर्क में रहे हैं। न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। उनकी शिक्षा से वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। गूगल मेरी मदद नहीं कर पाया, एंथ्रोपोलॉजी की हिंदी उसने मुझे बताई मानव शास्त्र, लेकिन मानव शास्त्र उसकी संदर्भ तर्जुमा नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी मानव कहां से आया है, कैसे उसमें परिवर्तन आए हैं, कैसे अगर सचमुच में हम निएंडरथल थे या बंदर थे तो वैसे वहां से यहां तक
का ये सफर कैसा रहा है, इसकी शिक्षा एंथ्रोपोलॉजी करती है। तो अब आप मानव शास्त्र समझेंगे तो समझ में आएगा कि मानव के उस पक्ष का शास्त्र है ये। तो बाय प्रोफेशन, बाय ट्रेनिंग, शिक्षा से अमिताभ घोष एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा शिक्षित कोई संभव है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के एक बड़े केंद्र ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की है, और वो पीएचडी की है इजिप्ट में गांवों का समाज कैसा था और भारतीय गांवों के समाज से वो किस तरह से अलग था। ये उनका शोध प्रबंध था, पीएचडी थीसिस था, और उसको उन्होंने एक पुस्तक में अपने उस अनुभव को उन्होंने एक पुस्तक में भी लिखा है। बहुत सारी पुस्तकों में कहीं ना कहीं वो मिलता है। लेकिन एक प्रमुख पुस्तक है, 1992 में एक पुस्तक आई, इन एन एंटीक लैंड, एक प्राचीन देश में। वो प्राचीन देश में जो पुस्तक है, मैं देखूं शायद उपलब्ध है तो इसमें अगर है तो, इन एन एंटीक लैंड मुझे लगता है कि अमिताभ घोष के करियर का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। लेकिन साहित्य के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि कहानी तो सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम पिक्चर देखने की आदी हो गई है मेरी सभ्यता। पैसा लगाओ, देखो, एंजॉयमेंट हो गया, वापस घर जाके सो जाओ। साहित्य भी बड़े कष्ट की बात है कि इस उत्तर आधुनिकता के दौर में साहित्य भी इस समस्या से गुजर रहा है। जो सामाजिक सरोकार का साहित्य है, वो युवा उससे एक दूरी बना के रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जॉनरिक कंसीडरेशन है, जो मूलभूत नजरिया है, वो ये है कि साहित्य मनोरंजन करता है। मुझे लगता है वहां कहीं बड़ी समस्या है। साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन उसका बाय प्रोडक्ट तो हो सकता है, लेकिन टारगेटेड प्रोडक्ट कभी नहीं होता। और ऐसा साहित्य जिसका ध्यान ही पूरी तरह मनोरंजन की तरफ हो, मुझे लगता है कि वो साहित्य नहीं होता। मैं जब पहली बार किसी स्टूडेंट को हम लिटरेचर पढ़ाना शुरू करते हैं, आप में से कुछ लिटरेचर के स्टूडेंट भी होंगे, तो पहली बात जो हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल मूलभूत साहित्य के बारे में जो पढ़ाते हैं, वो ये पढ़ाते हैं कि भाई कोई भी लिखा हुआ, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, चाहे 500 पेज की पुस्तक हो, वो साहित्य है कि नहीं है, उसको मापने का परिमाप ये है कि वो 2 मूलभूत जरूरतें पूरी करे। पहली मूलभूत जरूरत होती है एनलाइटनमेंट, कि वो आपको कुछ ज्ञान दे, कहीं प्रकाश के किसी पुंज का विस्फोट करे जो आपके मन मस्तिष्क में किसी ज्ञान के सृजन की शुरुआत को बता सके कि ये हो रहा है, और उसके द्वारा आनंदित करे। मतलब आनंद प्राइमरी फोकस नहीं है साहित्य का, बाई प्रोडक्ट तो है, आनंद तो आता है, लेकिन वो आनंद इतना एपरेंट नहीं है, इतना सीधा सीधा उपलब्ध नहीं है कि आप उसको पकड़ के कह सको कि ये है आनंद। जैसा आनंद चुटकुले में है, चलिए इसको थोड़ा और मैं विस्तार कर दूं आपके लिए, या नाच लेने में है, या गा लेने में है, वो साहित्य नहीं है। साहित्य उस गाने की एक लाइन तो हो सकती है जो आपको बाद तक याद कराती रहे, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली जवानी काली बदरिया जवानी की छटती नहीं। गुलजार ने लिखा है, एक बड़ा मशहूर गीत है, लोगों ने शादियों तक में बजाया है, दिल तो बच्चा है जी। लेकिन फुर्सत से आप सुने तो उसमें साहित्य, वो कुछ पंक्तियां हैं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली जवानी काली बदरी जवानी की छटती नहीं। साहित्य वो आनंद है कि जब आप उस पंक्ति को पढ़ते हैं, आप अपने जीवन में उतारते हैं कि कैसे सफेद हो गई है बदरी, फिर भी हम उसको रंग चढ़ा के काला कर लेते हैं क्योंकि दिल बच्चा है।
हम जिंदगी के साथ अपने खेल खेलते हैं, अपने जिंदगी की इच्छाओं पे अपनी इच्छाएं थोप देते हैं कि कैसे सफेद हो जाएंगे, रंग लूंगा मैं। वो जीवन की एक बड़ी सच्चाई बताता है। ठीक है, फिल्मी जुमलों में वो गाने चलते हैं, चलते रहते हैं, सारे दिन सड़कों पे रिक्शे सा फिरता है। एक और गाना है गुलजार साहब का, मैं फिल्म भूल रहा हूं, शायद सत्या फिल्म से है, सपने में मिलती है शायद गाने का है। उसमें एक बीच में कहीं एक लाइन आती है, सारे दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा फिरता रहता है। गाना सुनने वाली आज के दिन ज्यादातर लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते। उनको तेज धुन बज रही है, पांव थिरक रहे हैं, इतना थकना जरूरी है कि मुझे ध्यान ना जाए कि मैं जिंदगी क्या जी रहा हूं। उनको वो सूट करता है, लेकिन वो साहित्य नहीं है। साहित्य कहीं ना कहीं दो चीजें अपने साथ लेके चलेगा। एक तो ये कि जैसे मानो आज ही सभ्यता शुरू हुई है, उसके मूल तक जाने को समझने की कोशिश करेगा। और दूसरा ये कि वो कितना भी दुनिया से कटा हुआ लेखक हो, उसका लेख, उसका लिखावट, चाहे उसकी जॉनर कोई भी हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे वो अखबार में लिखा हुआ लेख हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो एक एसे हो, चाहे वो एक कविता हो, वो जो समसामयिक कंटेम्परेरी लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैंप पोस्टिंग जरूर करेगा, उस कहीं ना कहीं कोई प्रकाश जरूर डालेगा। अमिताभ घोष क्यों इन सारे परिमापों पे एक बेहतरीन लेखक बन के उभरे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग साहित्य से, ज्यादातर लोग वैश्विक साहित्य से थोड़े से, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका संपर्क नहीं है, ओरिएंटेशन नहीं है, आप लोगों का वो नजरिया नहीं है, और वो सामान्य है। क्योंकि मेरा ये नौकरी है, डे इन डे आउट, सुबह से शाम तक मैं इसकी रोटी खाता हूं, तो इसलिए ये मेरे को इसको जानना मेरी जरूरत है, मेरा व्यवसाय है ये। खासतौर पे 1982 में सलमान रश्दी की पुस्तक आती है मिडनाइट चिल्ड्रन, और पूरी दुनिया का साहित्य उससे बदल जाता है। क्या बदलाव आता है कि पहली बार भारत से अंग्रेजी में लिख रहे लेखकों को, या मैं अपने शब्दों को परिवर्तित करना चाहूंगा, भारत के बारे में अंग्रेजी में लिख रहे लेखकों को गंभीरता से लिया जाता है। सबसे पहले सलमान रश्दी आए, सलमान रश्दी के बाद तुरंत विक्रम सेठ आ गए, विक्रम सेठ के बाद ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई, बहुत सारे लेखक आए, बहुत सारे जो पहले लिख रहे थे जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता था, जैसे अनीता देसाई बहुत पहले से लिख रही थी, 60s से लिख रही थी, अनीता देसाई आ गई, उनके बाद जुम्पा लहरी आ गई, और उसी एक भीड़ में आए अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का पहला नॉवल 1986 में आता है, सर्कल ऑफ रीजन के नाम से। तो 82 से 86 कोई बड़ा, साहित्य की नजर से कोई बड़ा वक्फा नहीं, लेकिन एक पूरी दुनिया की नजर अब अंग्रेजी साहित्य पे थी, जो ऐसा अंग्रेजी साहित्य जिसको भारतीय मूल के लेखक लिख रहे थे। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत में रह के लिख रहा हो। सलमान रश्दी लंदन में रह के लिख रहे थे, अनीता देसाई अमेरिका में रह के लिख रही थी, जुम्पा लहरी तो है ही अमेरिकन सिटीजन। हाँ, उनकी कहानियों के विषय वस्तु, उनके कहानियों के चरित्र भारतीय होते हैं। और इसी तरह से और जो लोग, अमिताभ घोष 1982 में उन्होंने पीएचडी पूरा कर लिया था, 1983 में वो इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिख रहे थे, 1984 में वो दोबारा ऑक्सफोर्ड चले गए, 1986 में वहां से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए, और 2002 तक या 3 तक वो कोलंबिया में लगातार अमेरिका में, न्यूयॉर्क में रहे। उसके बाद अब वो गोवा के पास उन्होंने अपना एक घर बना रखा है, उससे और न्यूयॉर्क के बीच में वो शफल करते रहते हैं। आज वो 11-12 दुनिया के विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, तो उस लिए भी वो आते जाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने खुद से ये बात महसूस की कि यार मैं भारतीय हूं, अमेरिका में गया, ब्रेन ड्रेन कहिए और कुछ कहिए,
मुझे मेरे लायक नौकरी मुझे लगा कोलंबिया दे रहा है। कोलंबिया आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में से है। आप लोग जो अमेरिकन शिक्षा व्यवस्था को समझते हैं उनके लिए बताऊं। लेकिन अब मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूं, आराम से मैं कहीं भी बैठ के लिखूंगा, मेरी बात पढ़ी जाएगी। तो वो अमेरिका छोड़ के वापस इंडिया आ गए, गोवा रहने लगे। करीब 15 पुस्तकें अमिताभ घोष लिख चुके हैं। आपको मैंने जो कागज दिया है उसमें पहले फिक्शन है, फिर नॉन फिक्शन है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो 86-88 में 2 नॉवल लिखे, फिर 90 में 92 में एंटीक लैंड लिखा 90 में ये आते आते 92 हो जाता है। फिर 2 नॉवल लिखे 2000 तक, फिर नॉन फिक्शन लिखा बहुत सारा, फिर आइबिस ट्रिलॉजी लिखी। आइबिस ट्रिलॉजी ये 7, 8, 9 नंबर पे जो आप 3 नॉवल देख रहे हैं, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, इन 3 उपन्यासों को एक कड़ी के तौर पे पढ़ा जाता है, जिसको आइबिस ट्रिलॉजी कहा जाता है। 3 उपन्यासों का समूह है ये शब्द क्या बोला आपने? ट्रिलॉजी 3 से बना है, ट्रिलॉजी। हाँ, जैसे मान साहब कह रहे थे कि त्रिभाषीय हूं, तो 3 के तिक्के की बात है। 3 उपन्यासों, ये साहित्य में जो लोग बहुत महानता के नजदीक आ जाते हैं उन लोगों को अंदर क्वार्टरेट और ट्रिलॉजी लिखने का शौक आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप बिल्कुल तसल्ली है आपकी कि अब मैं जो भी लिखूंगा लोग पढ़ेंगे, तब फिर वो कहते हैं भाई पब्लिशर 3 नॉवल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर 5 लाख मिलियन का। ये नहीं यार रोज नए नॉवल का नया कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एक जो छपाई से, आप लोग तो पत्रकार हैं, छपाई से इतने नहीं जुड़े हो, जो छपाई से जुड़े हुए लोग हैं वो इसकी बिजनेस वैल्यू आपको बताएंगे कि भाई 3 उपन्यास छापूंगा, पहले में ही तेरे को दूसरे के लोग पूछने लग जाएंगे कब आएगा। तो उसका कीमत करीब करीब कई गुना बढ़ जाती है। तो अब 3 उपन्यास का उन्होंने, अब 3 वो नॉन फिक्शन लिखेंगे। पहला आया ग्रेट डिरेंजमेंट, मान साहब जिक्र कर रहे थे, मैं वापस आऊंगा इस बात पे। 2 और आएंगे और नॉन फिक्शन आएंगे, पेंगुइन में ही छपेंगे। $1.8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो अमिताभ घोष को मिलेगा। पहला आ चुका है ग्रेट डिरेंजमेंट, दूसरा इसी साल आएगा, मोस्ट प्रोबेबली मई जून में आ जाएगा, और तीसरा 2020 के आखिर से पहले आएगा। $1.8 मिलियन को हिंदी में कन्वर्ट करके बताना कितने लगेगा? मैं माफ कीजिएगा, पैसों में मैं बहुत ध्यान नहीं देता, तो मैं चलिए मैं मोटा अंदाजा 1.5 मिलियन, तो आप ये मान 1.8 मिलियन तो $18 लाख हो गए। 18 लाख को 70 से गुना कर दीजिए, आपके पास फिगर आ जाएगी। एक लेखक की वैल्यू पता लगे। हाँ, आज के दिन 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है पुस्तकों की उनकी। 100 करोड़ केवल 3 पुस्तकों की, जिनमें से एक आई है, 2 अभी आनी। इतना पैसा भी है, बेस्ट सेलर हैं। मान साहब अभी बता रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है दुनिया में कि लेखक फिक्शन की बजाय नॉन फिक्शन को बेस्ट सेलर करके बेच पा रहा है। कोई कहानी नहीं है उसमें। ग्रेट डिरेंजमेंट शुरू होता है, 77 की एक दोपहर है, दिल्ली में टॉर्पेडो आता है, स्कूटर पेड़ पे टंगा मिलता है। आप सब जो उम्र दराज लोग हैं सबको याद होगा, आप सबकी याद में ये टॉर्पेडो 77 में दिल्ली में आया था। एक ऐसा तूफान आया, 15 मिनट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहां जहां बहुत कम स्कूटर होते थे, कार तो देखने को नहीं होती थी, स्कूटर पेड़ों पे चढ़े मिले थे। तूफान का एक दौर आया था, आपको शायद को याद है। किताबें में वहीं था, तब दुकानों में से सामान उड़ गया जी, लोग पकड़ने वाले लोग उड़ लिए। यहां से ग्रेट डिरेंजमेंट शुरू होता है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, जिनेवा कॉन्फ्रेंस, रायो डी जेनेरियो सब आते हैं उसमें। मैं फिर आता हूं उस पर, मैं सिर्फ आपको तो उसका एक बाजार का पक्ष बता रहा था। तो आज एक ऐसे लेखक हैं वो कि जो वो लिखते हैं उसको पढ़ा जाता है, सुना जाता है, और इसके बावजूद इतने इंसानी हैं कि कल जब मैंने उनको आपके कार्यक्रम का ट्वीट किया तो उनका पर्सनल मैसेज muझे आया, मेरे पास आया कि अगर इसकी कुछ पिक्चर्स हों तो प्लीज मुझे सेंड कीजिएगा। वो अपनी, आप अगर सब संभव हुआ तो 15, 20, 30 दिन में उनकी वेबसाइट पे आपकी अगर ये कुछ तस्वीरें हम भेजेंगी तो बहुत संभव है कि वो आएंगी। मैंने जब भी उनको, एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पे मेरा उनसे संबंध आज कोई 15 साल का है, लेकिन जब भी उनको लिखा गया है गंभीर बात, हमारे साथ समस्या फैन की भी तो समस्या है ना, कि जी हमारे फैन का मतलब ये है कि जी मेरे साथ फोटो खिंचवा लो। आप अगर फैन हैं तो आप उस तक पढ़ी तो आप उनको वापस भी तो बताइए ना कि आपको क्या लगा। तो
किसी भी गंभीर समीक्षक को या गंभीर पाठक को वो हमेशा जवाब देते हैं, आज भी इतने जमीन से जुड़े हुए हैं। रामचंद्र गुहा के साथ जो हुआ, आप में से सब लोग हो सकता है जानते हो। इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने राम गुहा को बेंगलोर एकेडमी से हटा दिया, सब जगह सेंसर कर दिया, किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि राम गुहा पॉलिटिकल थे, तो उनके साथ बैन होना मुझे लगता है सही है। आप एक सरकार से फायदा लेंगे तो दूसरी सरकार आपको आके तंग करे, हटाए, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता। अमिताभ घोष को कभी किसी सरकार ने ना तंग किया, ना उन्होंने कभी किसी सरकार को तंग किया, इसके बावजूद कि वो हर समसामयिक विषय पे खुल के बोलते रहे हैं। लेकिन उनका निशाना कभी भी कोई राजनेता नहीं रहा, पॉलिसीज रही, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही। आज दुख की विषय यह है, चलिए पीछे से ही शुरू करते हैं, ग्रेट डिरेंजमेंट से ही शुरू करते हैं, कि आज हमें पश्चिमी दुनिया बता रही है कि भैया ओजोन लेयर में छेद होगा, एसी बनाने कम करो, फ्रिज बनाने कम करो, लकड़ी जलाने से धुआं, वातावरण खराब होता है। पीछे आवाज आ रही है ना सबको? मुझे अक्सर, मैं इसके बारे में एक चुटकुला मुझे याद आता है, आप अगर इजाजत दें, बहुत गंभीरता की बातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्लास रूम टीचिंग हो रही है। वो एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गया, तो मैनेजर ने पूछा कि सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? पहली नौकरी असिस्टेंट मैनेजर, नया नया पास आउट करके, बीटेक करके विद्यार्थी गया, कहता जी 50,000 तनख्वाह दे दो, एक कार दे दो, एक 3 BHK दे दो। तो HR मैनेजर ने कहा भाई हाउ अबाउट कि हम आपको 1 लाख रुपया महीना सैलरी दे दें, और आपको एक मर्सिडीज गाड़ी दे दें, और आपको एक पेंट हाउस घर दे दें। उसने कहा कि सर आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? उसने कहा भाई शुरुआत किसने की? तो यही सवाल अमिताभ घोष आज पूछ रहे हैं पश्चिम से, कि आज आप हमें बता रहे हो कि भाई लकड़ियां मत जलाओ, पेड़ मत काटो, ओजोन लेयर में छेद मत करो, एसी कम, रेफ्रिजरेटर कम, आए कहां से? क्या हुआ? भारतीय व्यवस्था की चीजें हैं क्या ये? अब सुनिए क्या इंपॉर्टेंट है। ग्लास पैलेस में एक जगह पूरा एक चैप्टर है, जिसने पढ़ा है वो दोबारा पढ़ लें, अच्छा लगेगा, कि कैसे छोटा नागपुर रेलवे बनाने के लिए मलाया के एक पूरे जंगल को काट दिया अंग्रेजों ने, कि स्लीपर चाहिए थे। छोटा नागपुर, जिसको आज आप छत्तीसगढ़ कहते हैं, जो नक्सल एरिया है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे की जरूरत थी अंग्रेजों को। उसका टेंडर दिया गया, तो मलेशिया का एक पूरा शायद 100 स्क्वायर हेक्टेयर का एक एरिया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, भारत से मजदूर ले जाए गए, और पूरा जंगल मैदान बना दिया गया। इसको कहते हैं अफोरेस्टेशन। आज पश्चिम हमें यह कहता है पेड़ ना काटो। आज हमें अंग्रेज, वेस्टर्न वर्ल्ड इतिहासकार, इंपीरियलिस्ट इतिहासकार हमें बताते हैं कि अगर अंग्रेजों ने रेल ना दी होती तो भारत कभी एक देश ना बन पाता। क्यों दी थी भाई? हमें एक करने के लिए बनाई थी आपने रेल। आप झूठ तो ऐसा तो बोलो जो हमें ना पता हो। और ऐसे हमारे, माफ कीजिएगा, समाज के अग्रिम पंक्ति के राजनेता हैं जो इस देश की नीति निर्धारण करते हैं, कि वो भी ये कहते हैं कि 565 रियासतें थी, देश कभी आजाद ना होता अगर अंग्रेज ना होते तो। इससे ज्यादा झूठ दुनिया में कोई नहीं। हमने तो वो मॉडल दिया जिससे बाद में यूरोपियन यूनियन बना। एग्जैक्टली। जब यूरोप ने देखा कि हम लोग अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, हम इकोनॉमिकली इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि हमें अमेरिका का मुकाबला करने के लिए सारे यूरोपियन देशों को एक साथ आना पड़ेगा,
तो क्यों ना एक ऐसा संगठन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जब जो सारे यूरोपियंस एक साथ काम कर सकें। उन्होंने बनाया यूरोपियन यूनियन। आप में से कुछ लोग इस बात को जानते होंगे, यूरोपियन यूनियन में आप एक देश का वीजा ले लें, दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। ये मॉडल कहां से आया? ये था भारतवर्ष का मॉडल। आज के दिन भारत की पौराणिक संस्थानों का जिक्र करने का ठेका ऐसे चोरों ने उठा रखा है कि उनकी बात सच्ची भी झूठी लगती है। नहीं तो इसको कौन बताएगा कि एक संघ का सही ढांचा क्या हो? वो था भारतवर्ष, जहां रियासतों को अपनी आजादी थी, लेकिन राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्र के तौर पर हम एक थे। पढ़ाया यह जाता है 6ठी क्लास में इतिहास में कि अंग्रेजों ने भारत का एकीकरण किया, तो बच्चा तो वही सीखेगा ना। पढ़ाया यह जाता है कि 1491 में वास्को डी गामा ने, 91 में कोलंबस ने अमेरिका किया, 98 में वास्को डी गामा ने भारत किया। टारगेट दोनों का एक ही था। अमिताभ घोष ने एक पुस्तक लिखी है, हाँ इसी में, इन एन एंटीक लैंड में। इसका प्रीफेस है जिसमें उसने एक खत का जिक्र किया है, द स्लेव ऑफ MS6। MS6 है, MS की फुल फॉर्म है मैन्यूस्क्रिप्ट 6। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अमेरिकन सेंट्रल कांग्रेस लाइब्रेरी के जैसे पुस्तकालयों में पुस्तकें रखी जाती हैं, जो बहुत बड़े पुस्तकालय होते हैं, वहां मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रखी जाती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हस्तलिखित, जैसे गांधी जी के पत्र हैं, नेहरू जी के पत्र हैं, हस्तलिखित पत्र है, पांडुलिपि जिसको हम कहते हैं। तो ये एक पत्र है जो 1139 में, सुन लीजिए मेरा वर्ड ध्यान से, 1139 में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिख रहा है। लिखने वाला व्यापारी कर्नाटक में बैठा है, जिसको लिख रहा है वो व्यापारी अल्जीरिया में बैठा है, और वो उसको बता रहा है कि भाई इस बार एक काम करियो, जब सामान भेजे उसके साथ 2 मर्तबान भर के गुड़ भेज दियो। एग्जैक्ट डिटेल पढ़ रहा हूं मैं, उसको तर्जुमा करके आपके लिए सुना रहा हूं। और भैया एक काम करियो, थोड़ी सी यार इस बार ना काली मिर्च का स्टॉक ज्यादा भेजना, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में काली मिर्च का रेट बढ़ने वाला है। यार जब 1498 तक समुद्री रास्ता ही नहीं था, तो वो 1139 में चिट्ठी क्यों लिख रहा था? आप अपने बच्चों की 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबें जाके पढ़ना। दे विल टेल यू दैट द सी रूट टू इंडिया, वो भी बड़े चुने हुए शब्दों में, ऐसी चालाकी से इतिहास का झूठ बोला जाता है कि आप उसको जल्दी में पढ़ जाएं तो आपको लगे भारत की खोज की वास्को डी गामा ने। और ध्यान से पढ़ेंगे कि नहीं यार खोज की हम तो पहले से, हमारा तो हुनसांग कैसे आया था फिर, अगर खोज नहीं थी तो। फिर बड़े ध्यान से उसमें एक फुटनोट लगा के, छोटा सा एस्टेरिक्स लगा के बताया गया होगा कि भारतीय समुद्री रास्ते की खोज की गई। मछलीपट्टनम पहुंचे पहली बार वास्को डी गामा 1498 में। तो ये उल्लू का पट्टा 300 साल पहले कैसे चिट्ठी लिख रहा था, ये बता दो मुझे। और चिट्ठी हमने नहीं पैदा की, अमेरिकन कांग्रेस लाइब्रेरी में हिब्रू में लिखी हुई है, यहूदी भाषा में लिखी हुई है। ये है अमिताभ घोष। ये कहना बहुत आसान है कि हमारा इतिहास मिटा दिया गया, तो भैया अब लिख लो। क्या हुआ? अंग्रेज तो राज करने वाला था, उसको तो सूट करता था मिटा देना। तुम अपना चरित्र दिखाओ ना, अब लिख दो। अगली बात पे आता हूं। बड़े आसानी से आप सबने, मैं नाम भूल रहा हूं, चौधरी, महेंद्र चौधरी का नाम सुना होगा। फिजी में राष्ट्रपति थे, अपदस्थ हुए, उनके खिलाफ सेना ने विद्रोह किया, शायद आप सबने नाम सुना होगा। हरियाणा से ही थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिजी शायद आप सबने नक्शे में देखा हो, मुझे नहीं पता कितनों ने। चलिए
क्लास की तरह नहीं पढ़ाते, मैं बता देता हूं आपको। ऑस्ट्रेलिया से आगे न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड से भी आगे फिजी। एक तो दुनिया का ये किनारा, सबसे पहले सूरज उदय होता है, और दूसरा किनारा आपने जमैका का नाम सुना होगा, वीएस न्योपल का नाम सुना होगा, भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, सुना होगा। यार ये लोग गए कैसे? महेंद्र चौधरी का खानदान कैसे पहुंचा फिजी में, और वीएस न्योपल का खानदान कैसे पहुंचा फिजी में? अगर ये इस दुनिया का सत्य है तो इसका कोई नैरेटिव तो होगा, इसकी कोई कहानी तो होगी। है कोई दुनिया का इतिहासकार जिसने लिखी हो? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज दुनिया के 135 देशों में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। अभी रिसेंट जो ट्रेंड है, चाहे वो कबूतरबाजी वाला है या नौकरी की नजर से अपनी मर्जी से स्वेच्छा से विदेश जाने वाले लोग हैं, मैं और आप जैसे लोग हैं कि भैया मैं तो सोचता हूं अमेरिका चला जाऊं, H1B वीजा मिल जाए। ये सारा कार्यक्रम 1961 के बाद से है। उससे पहले जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका या लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन आइलैंड्स, इवन गोंजाऊ, जापान, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, बर्मा, रंगून की बात अभी कर रहा था मैं, 90% of them were forced laborers, गिरमिटिया, जिनको एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता था मेरे पेरेंट्स के बीच में और अंग्रेजी सरकार के बीच में कि जी आपके लड़के को लेके जा रहे हैं और 10 साल ये हमारे पास रहेगा और उसकी तनख्वाह, उसका पैसा आपको दे दिया गया है। बॉन्डेड लेबर, हाँ जी। अब वो उस आपको क्या लगता है? चलिए एक और बात जो घोष ने बहुत विस्तृत करके अपने उपन्यासों में कही है कि आपको क्या लगता है, आप छोटे से बच्चे से सुनना शुरू करो, आपको यह बताया जाएगा कि भारत सोने की चिड़िया था। इकोनॉमिस्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि 1800 ईस्वी में दुनिया के व्यापार का टोटल एग्जिम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसका 33% मार्केट भारत और चाइना कंट्रोल किए हुए थे 1800 में। और 1947 में भारत आजाद हुआ, 17 में चीन आजाद हुआ, 20 में, 1950 में सॉरी, दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिर्फ 2.4% चाइना और इंडिया से हो रहा था। 150 साल में ये इतना बड़ा तब्दीली, इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। इसको कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था। अब बच्चे को आपने पढ़ा दिया भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन वो ये पूछना चाहता है कि जी हम ये जो सोने की चिड़िया से ये कंगाल हम कैसे हुए, ये नैरेटिव बताओ जी, ये कहानी सुनाओ। आप उसको कौन सी किताब कहेंगे? भाई तू वो पढ़ ले, कोई इतिहास की पुस्तक बता दो मुझे। रोजमर्रा के जीवन में हम ये बात करते हैं, समझते समझाते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, अब हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन एक बच्चा है 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का बच्चा है, या छोड़िए बच्चा, अब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो ये कहना चाहता है कि यार ये कहानी सुनी तो कई बार हुई है मैंने कि भारत सोने की चिड़िया था, कोई पुस्तक बताओ यार जिससे ये पता चले कि फिर ये गड़बड़ हुई कैसे। अगर हम इतने समृद्ध थे, इतने रिच थे, चाहे वो कोई इकोनॉमिस्ट कहे, माफ करना मुझे समय का पता नहीं चलता, तो आप लोग प्लीज मुझे 5 मिनट बता देंगे, वहां से मैं खत्म करना शुरू कर दूंगा। ऐसा जी, मैं डीजल का इंजन हूं, अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूं। इकोनॉमिस्ट जो रघुराम राजन या उर्जित पटेल लेवल का इकोनॉमिस्ट होगा, वो आपको बताएगा that we controlled 33% of the exim of the whole world in 1800. In 1950 that control came down to 2.5%.
आस्क हिम हाउ, ही वॉन्ट टेल यू। एक 7वीं क्लास की पुस्तक आपको बताएगी भारत सोने की चिड़िया था। गरीबी और अंग्रेजों की लूट की वजह से वो व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि हम एक गरीब देश हो गए। यहां तक तो सबने सुनी है, आप सबने सुनी है। अब अगला प्रश्न एक बहुत बुद्धिजीवी का या एक नागरिक का तो यह होना चाहिए कि यार ये हुआ कैसे। कोई इसका जवाब नहीं देना चाहता, ना कोई इतिहासकार देना चाहता, ना कोई इकोनॉमिस्ट देना चाहता। यह जवाब लेखक को देना पड़ा। अमिताभ घोष ने यह जिम्मेवारी ली कि मैं करके दिखाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा ये बात। आप सब लोगों को कहा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो मेरे ख्याल से आप सब बता दोगे कि जी 1914 से 1919 तक हुआ था। हो सकता है एग्जैक्ट ईयर ना भी पता हो, पर आप सबको पता है कि 20वीं शताब्दी के शुरू में एक विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना, 39 से 45। अच्छा, ये विश्व युद्ध क्या होता है? सारा विश्व एक दूसरे से लड़ रहा होता है। मेरे ख्याल से विश्व युद्ध ये होता है जब लड़ाई एक देश, दो देशों के बीच आपसी ना होके देशों के समूह की आपस में हो। मैं सही कह रहा हूं? 1 अगस्त 1838 को कैंटन में 15 देशों की फौज ने मिलकर चाइना को अकेले हराया। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार को सूट नहीं करता कि मान ले कि वो प्रथम विश्व युद्ध था, इसलिए उसको प्रथम विश्व युद्ध नहीं कहा और हमने उसको प्रथम विश्व युद्ध नहीं माना। और आज भी दुनिया में उसको प्रथम विश्व युद्ध नहीं माना जाता क्योंकि अंग्रेज साहित्यकार को सूट नहीं करता था। आपने 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी, कहते हैं जी गदर था। आप सब तो गदर शब्द तो आप लोग सब समझते हैं। हमारी तो आजादी की लड़ाई गदर। वैसे ही चीन के खिलाफ 15 देश मिलकर लड़ रहे हैं, वो वर्ल्ड वॉर नहीं है। और सुनिए, उस 1 अगस्त 1838 को लड़ाई क्या थी, ये ट्रिबिसाइलॉजी में, आइबिस ट्रिलॉजी में अमिताभ घोष ने लिखा है। 3 उपन्यास हैं, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, जो मैंने बताया $1.5 मिलियन में उन्होंने लिखी है। उन 3 पुस्तकों में उन्होंने बताया है कि कैसे, एक और फैक्ट आप समझ लें तो आपको ये बात और अच्छे समझ में। छोटा सा बीच में यदि आपको लगे तो, यानी चीन ने तो फिर लिखा हुआ इसके बारे में। आपको चाइनीज पढ़नी आती? नहीं, सिर्फ मैं अपडेट होने के लिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। मैं आपसे नाराज नहीं हो रहा। चीन ने लिखा, चाइनीज में लिखा। आप तो अंग्रेजी तो पढ़ लेते हैं, चाइनीज नहीं आती आपको। ये अंग्रेजी की राजनीति है कि जो नैरेटिव अंग्रेजी में आ जाएगा वो तो दुनिया भर में पहुंच जाएगा। अब इसीलिए यही तो छाती पे मूंग दल रहे हैं अमिताभ घोष कि दुनिया में बेस्ट सेलर हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं और अंग्रेज को, पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को बता रहे हैं कि भाई ये शुरू कैसे हुआ। आईना दिखा रहे हैं। तुम आज कह रहे हो क्योटो प्रोटोकॉल ले आओ, आप कह रहे हो किसान की सब्सिडी मत दो। तुम अच्छे हो यार, तुम कर रहे थे जब तक तो ठीक था। अब देश की वो अर्थव्यवस्थाएं जो मुख्य तौर पे इन चीजों पे आधारित हैं, जहां प्रोडक्शन अभी अल्फा स्टेज पे है, वहां टीवी, फ्रिज, आप लोग तो हैरान होंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड तो ये कहता है कि विंडोज एसी मत बनाने दो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो कहेंगे यार मैं तो सोच रहा था अब थोड़ी सी पोजीशन हुई है, अगले साल लगवाऊंगा, है ना। जब वेस्टर्न वर्ल्ड तो 1940 में लगाना शुरू किया, हमारी तो ओजोन लेयर पे आज तक भी छेद नहीं है। आप अपनी देखो, आप न्यूयॉर्क को अच्छा कहते हैं, न्यूयॉर्क के ऊपर ओजोन लेयर में छेद है, ओटावा पे है, आप देश के बड़े लंदन पे है।
तुमने छेद किया जब तो ठीक, अब हमारे को कहते हो कि आप ना करो। हमारी अर्थव्यवस्था आपने छोड़ी इस लायक? एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सिर्फ एनवायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है। किसान को तो ये कह दो पराली जला नहीं सकता तू, फौज जेल में डाल देंगे, और तहसीलदार दफ्तर के आगे हम घास जलाएंगे। ये वो बात है। मैं आपको लोकलाइज कर दूं ग्लोबलाइज इश्यू को, ये वो बात है। वो किसान पराली जलाता है, शौक में जलाता है क्या? आपने वो व्यवस्था खड़ी कर दी जिसमें उसको पराली ना जलानी पड़े, क्यों जलाएगा वो? ये शासन की जिम्मेवारी है कि वो ऐसी व्यवस्था खड़ी करे कि आपकी सबकी सामूहिक, आप यही तो कह रहे हो ना कि यार तेरे खेत की तूने पराली जलाई, हवा सबकी खराब हुई, यही कहना है ना, यही है ना बड़ी वजह। इसी लॉजिक से समझाते हैं ना हम। सही है, मान लिया कोई किसान मेरे देश का इतना दुष्ट नहीं है कि वो शौक से पराली जलाता हो, लेकिन आप उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था तो करो, वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। वैसे ही ग्रेट डिरेंजमेंट के बारे में अमिताभ घोष कहते हैं कि हम एक तरफ क्योटो प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन और बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में कॉलोनियलिज्म हुआ, उपनिवेशवाद हुआ, सारी दुनिया पे इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया, और इंग्लैंड से उसके बेटे अमेरिका ने कर लिया। अब आप हमें ही बता रहे हो कि आप ये मत करो। पहले आपने हमारी व्यवस्था बिगाड़ दी। आपने कभी सोचा हजारों साल से लकड़ी के चूल्हों में खाना बन रहा है इस देश में, पर डिफोरेस्टेशन हुई थी क्या? अभी बहुत सुंदर कविता पढ़ रहे थे मोंगा साहब कि वो जड़ी बूटी भी तो उसी को पता है जिसके ऊपर आज हमने जिसको लक्कड़ चोर कह दिया, वो हमारी व्यवस्था थी। हमने पाश्चात्यकरण के चक्कर में आंखें मूंद ली। हमने पाश्चात्य बराबरी, माफ कीजिएगा खासतौर पे मेरी बहनें जो यहां बैठी हैं, वो हो सकता है मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन असहमत होने से मैं नाराज नहीं होता, लेकिन सोच तो लेना प्लीज मेरे कहने से। हमने पश्चिम के कहने से ये तो कह दिया कि लड़की के नाम भी जमीन कर दो, पर 2035 में आप में से कौन कौन जिंदा रहेगा? रक्षाबंधन नहीं होगा इस देश में। हो जाए तो प्लीज मुझे याद करना, बताना मुझे। तो हाँ, कोई बात नहीं, मैं लड़ाई नहीं करने के लिए बैठा यहां, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपने पश्चिमीकरण कर रहे हो। आप खुद ही कहते हो लहर पेप्सी जहर पेप्सी। अरे पेप्सी का पाश्चात्यकरण तो दिखता आपको, संस्कृति का नहीं दिखता आपको। हमारे यहां संस्कृति एक है, मैं नहीं कहता अच्छी है, मैं नहीं कहता बुरी है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं पूरी तरह से। उसमें अगर कमियां हैं तो उस कमियों को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए। हमारे यहां बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है, भाई बहन के। आपने अक्सर, मैं ये बात कहता हूं कि आपने कभी सुना है अंग्रेजों में बच्चे, छोटे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि अंग्रेजों में चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, ऐसा कैसे सर? मेरे से पूछते हैं बच्चे, मैं जब छोटे बच्चे से कभी पूछता हूं, आपसे भी कभी किसी ने पूछा होगा, इसका जवाब बता सकते हो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के यहां चाचा का प्यार भतीजे से अलग तरह का नहीं होता। खैर सिरसा में तो चाचा भतीजा शब्द के आजकल बड़े कॉनोटेशंस हो गए हैं। लेकिन आप अपनी अपनी आंखें मूंद करके समझिए, क्या जिस तरह से आपकी बुआ आपको प्यार करती थी, क्या आपकी चाची वैसे ही करती थी क्या? जैसे मौसी करती थी, क्या मामी वैसे ही करती थी क्या? हमारे यहां रिश्तों के अर्थ अलग थे, इसलिए उनके नाम अलग थे। हरियाणा में आपसे आधी उम्र का आपका दादा हो सकता है नेग में, लेकिन ताऊ नहीं हो सकता। इसलिए ताऊ शब्द का, खासतौर पे देवीलाल जी के पक्ष परिपेक्ष में आप समझिए, इसलिए ताऊ शब्द का अर्थ हमेशा आदर भाव है, निरंतर आदर भाव है।
गुंजाइश नहीं है। दादा आपसे उम्र में छोटा हो सकता है हरियाणा में, मैं आपको बता दूं, ताऊ नहीं हो सकता। इसलिए हमारी संस्कृति में शब्दों के अर्थ थे। रिश्तों के, हर रिश्ते का नाम अलग इसलिए था क्योंकि उसके साथ कुछ भाव जुड़े हुए थे। अंग्रेजों के यहां चाचा में और मामा में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए सब अंकल होते हैं। हम भी अब चाह रहे हैं कि हमारे यहां भी सब रिश्तों के अंकल नाम हो जाएं, इसलिए हम पाश्चात्य सभ्यता को लेके आ रहे हैं। वो सरकार जो सबसे ज्यादा स्वदेशी की बात करती है, एक भी आदेश ऐसा नहीं है जो भारतीय संस्कृति की बात करे। हां, मार्केटिंग की करता है। चलिए, राजनीति की बात मैं नहीं करता, वो मेरा विषय भी नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे अमिताभ घोष ने एक 3 पुस्तकों का समूह लिखा। एक फैक्ट है कि इंग्लैंड में 1813 में एक कानून आया और उस कानून की बात यह थी कि किसी भी तरह के अफीम या अफीम से जुड़े हुए, अफीम परिवार का कोई भी खेती करना, काटना, उसका व्यापार करना, इंग्लैंड ने 1813 में वर्जित कर दिया, बैन कर दिया। और 1850 में इंग्लैंड की जीडीपी का 33% अफीम से आ रहा था। ना इंग्लैंड में अफीम पैदा की जा रही थी, न काटी जा रही थी, न बनाई जा रही थी, न व्यापार हो रहा था। फिर भी इंग्लैंड की जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरी अर्थव्यवस्था, सरल भाषा में कहूं तो उसका 33%, मान लीजिए 100 रुपए की पूरी अर्थव्यवस्था थी इंग्लैंड की, तो उसमें से 33 रुपया अफीम के व्यापार से आ रहा था। ये तो संभव ही नहीं हो सकता। 1813 से तो बैन था उसमें, फिर कैसे आ रहा था? कोई इतिहासकार, कोई इकोनॉमिस्ट आपको नहीं बताएगा। अमिताभ घोष ने बताया आपको। मुजफ्फरनगर जिले के खेतों की मजबूरी कर दिया, अफीम की ही पैदावार करोगे। पूरा छपरा, पूरा मुजफ्फरपुर, बिहार के जिलों की बात कर रहा हूं मैं। डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े, करीब करीब आज जितने डिस्ट्रिक्ट नहीं साहब, पूरे हरियाणा, जितना बड़ा आज हरियाणा है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे ये। पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट्स में किसी किसान को इजाजत नहीं थी अफीम के अलावा कोई खेती कर सके। जब हवाएं चलती थी ना खेत से गांव की तरफ, तो सारा गांव सो जाता था। अफीम में नशा है, आप सबको पता है। सिरसा वाला ने तो वध पता है। परिवार वही है, परिवार वही है। बच्चे का नाम अलग अलग हो सकता है, परिवार वही है। हम, अमेरिका आज बड़ा सवाल कर रहा है कि भाई ओसामा बिन लादेन का पूरा जो व्यापार है वो नशे पे आधारित है। भारत आज बड़ी बात कर रहा है कि पाकिस्तान नशाखोरी बढ़ा रहा है। आपको ये पता है, पूरी दुनिया को अकेले सबसे बड़े अफीम सप्लायर थे हम 150 साल तक। आधी दुनिया को नशा करना हमने सिखाया है, पता है आपको? हिंदुस्तान में अफीम बोई जाती थी, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों में बनाई जाती थी। और चलिए आपको इतिहास की एक बात और बता देता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं। आप सबको पता होगा कि 1912 तक भारत की राजधानी अंग्रेजों ने जो बनाई थी वो कलकत्ता थी। 1912 में वो उसको दिल्ली ले आए। बंबई कितना पुराना शहर है, 500-700 साल पहले तो होगा। हम कहते हैं काशी 2000 साल का तो इतिहास काशी का है, प्रयाग का भी है, सिरसा का भी होगा। बंबई कितना पुराना शहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बंबई को अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ अफीम के व्यापार के लिए बनाया था। आज हम नाराज होते हैं कि बंबई में अंडरवर्ल्ड है। बंबई का इतिहास ही है, ओपियम ट्रेड के लिए बंबई बनाया था अंग्रेजों ने।
1840 1835 से पहले मुम्बरा देवी पहाड़ियों के पास कोई शहर नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है। आप अपना इतिहास देखिए, 200 साल का भी इतिहास नहीं है बंबई का। इट इज वट एवर इट इज, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन 200 ईयर्स एंड प्राइमरली फॉर ओपियम। अफीम के लिए बनाया अंग्रेजों ने। भारत से अफीम लेके जाई जाती थी चाइना। चाइना इतना कुछ दे रहा था उस वक्त भी, 1830-40 में, पूरा जिसको आज आप बोन चाइना कहते हो, सिल्क और बहुत सारी चीजें ग्लास की एंड बोन चाइना की, उसका इतना बड़ा व्यापार था कि यूरोपियन देशों के पास उसको पेमेंट करने के पैसे नहीं थे। आज ऑफसेट पे बड़ा झगड़ा है। ऑफसेटिंग क्या, इंटरनेशनल ट्रेड की ऑफसेटिंग कैसे होती है? ऐसे ही तो होती है ना कि भाई आप हमसे गेहूं ले लो, चावल दे दो। ज्यादातर चीजों का लेन देन कैश में नहीं होता। कैश में होने लगे तो दुनिया की व्यवस्था बहुत सारी बदल जाए। ज्यादातर व्यापार एक्जिम पॉलिसी के तहत होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के तहत होता है, और इसीलिए जो डिफरेंस होता है एक्जिम का, उसी से उस देश की अर्थव्यवस्था आपकी जाती है। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी के समय वो इतना कम आ गया था रिजर्व कि हमें सोना बेच के उसको बड़ा करना पड़ा। तो एक्जिम डिफरेंस इतना ज्यादा था चाइना के साथ पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का कि लेते तो बहुत कुछ थे, वापस देने को कुछ भी नहीं था। चाइना ने पूरी दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल किया हुआ था। तो अंग्रेजों ने पॉलिटिक्स बनाई कि यार कोई ऐसी चीज ढूंढो जो इनको हम वापस दे सकें, और वो चीज थी अफीम। जबरदस्ती अफीम बेची गई। चाइना के एक रूलर ने 13 जुलाई 1838 को चाइना में अफीम के खाने पे और लाने पे बैन कर दिया और कड़ी सजा देने लगे, सजाए मौत देने लगे। कैंटन जहां हांगकांग बसा है, वहां पूरे पश्चिमी जहाजों को डुबो दिया गया जिनमें अफीम थी। सारे दुनिया के देश इकट्ठे हो गए, कैसे कैसे नहीं, और नाम दिया फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, कि बेचेंगे हम तो तुम कैसे रोकोगे हमें। ये तो मुक्त व्यापार व्यवस्था है, जो तुम्हारे पास है तुम बेचो, जो हमारे पास है हम बेचेंगे, जिसको खरीदना खरीदे, जबरदस्ती थोड़ी दे रहे हैं किसी को। सिंगापुर और हांगकांग की स्थापना ही इसलिए की गई कि वहां लाके जहाज रोके जाएं, बड़े जहाजों से अफीम उतारी जाए और चाइना में चोरी छुपे घुसाई जाए छोटी छोटी नावों से। आज वो हांगकांग और सिंगापुर में सजाए मौत है। अगर आप एयरपोर्ट पे आपकी जेब में से अगर 100 ग्राम अफीम निकल गई तो आप या तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे या सजाए मौत आपको मिलेगी। उस हांगकांग सिंगापुर में जिसको अंग्रेजों ने बसाया ही अफीम का व्यापार करने के लिए था, लेकिन दुनिया को यह कहानी कौन बताए? अमिताभ घोष ने बताया कि कैसे एलन बोरो की जिम्मेवारी लगाई गई, हांगकांग बसाया गया। 3 नॉवल हैं करीब करीब, ये देखिए, ये इस 500 पेज के करीब का एक है, ऐसे ऐसे 2 और हैं। सी ऑफ पॉपीज, अफीम कैसे पैदा की जाती है। फिर रिवर ऑफ स्मोक, उसका व्यापार कैसे किया जाता है। फिर फ्लड ऑफ फायर, कि कैसे जब चाइना ने लेने से मना कर दिया तो जबरदस्ती उस पर आक्रमण करके 15 देशों ने मिलके उसके हलक में डंडा देके जबरदस्ती उनको अफीम बेची। और लड़ने वाले फौजी कौन थे उन 15 देशों की फौज में? ये आवाज छोड़ दीजिए, आप उसको सुनेंगे तो वो सुनेगी। वो फौज कौन थी? वो 15 देशों के फौजी कौन थे? आपके फौजी। इतिहास पढ़ो, कहेंगे सबसे बड़ी वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ी लड़ाई थी सिक्किम की, जिसमें
ब्रिटिश रॉयल आर्मी और जापानीज आर्मी की जबरदस्त लड़ाई हुई थी। सारे दुनिया के इतिहास आपको ये बताएंगे। नजदीक जाके देखोगे तो ब्रिटिश रॉयल आर्मी की तरफ से कौन लड़ रहा था? भारतीय फौजी। और जापानीज आर्मी की तरफ से कौन लड़ रहा था? आईएनए, आजाद हिंद फौज। भारतीयों से भारतीय लड़ रहे थे। कोई बताने वाला नहीं। आप ग्लास पैलेस पढ़िए, आपको खूब पता चलेगा। आपको अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो किस दुनिया को बताना है। हिटलर जब किसी के काबू नहीं आया तो कैसे रशिया में उसको भारतीय फौजों ने हराया। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, नॉर्वे में, एक एक देश में 2-2, 3-3 हजार भारतीय मरे हुए हैं सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लड़े हुए नहीं, मरे हुए हैं। वो वहां क्या करने गए, कैसे गए? 60,000 करोड़ खर्च कर चुका है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आजादी से आज तक। 60,000 करोड़ एक्सचेकर मनी। और एक किताब नहीं ये बताने वाली कि वो फौजी कौन थे और उनकी कैसे रिक्रूटमेंट हुई थी। ये काम भी उपन्यासकारों को करना पड़ रहा है। ये किया है अमिताभ घोष ने। यू ओपन ए बुक और वो किताब आपको इतिहास की एक ऐसी कहानी बताती है जो आपको बहुत देर तक तो ये लगता है कि नहीं यार ये कहानी है, ये सच्चाई होती तो आज तक पता होती हमें। 1906 में मलेरिया के लिए नोबेल जीता एक अंग्रेजी डॉक्टर ने। ज्यादा से ज्यादा सर्च करोगे गूगल आपको यह बता देगा कि उसने अपने रिसर्च कलकत्ता की एक लैब में की है। डॉक्टर रोनाल्ड रोस नाम है उसका। आप सर्कल ऑफ कैलकाटा क्रोमोसोम नाम का एक नॉवल है, वो पढ़िए कि कैसे लोकल लोगों ने, भंगियों ने मलेरिया का इलाज किया हुआ था पहले से। कम लोगों को पता था। हमारे यहां संस्कृति ये थी ना कि बाबा झाड़ा लगाएगा तो उतरेगा। वो कोरा अंधविश्वास नहीं था, लेकिन उस ज्ञान को उन्होंने कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। ये उनकी बेवकूफी थी जिसको अंग्रेजों ने फायदा उठाया। रोनाल्ड रोस ने उनसे वो फॉर्मूला लिया, उसका अंग्रेजीकरण किया, उसको पेटेंट कराया, नोबेल प्राइज जीता और मुड़ के कभी भारत नहीं आया। कोई इतिहासकार आपको बताने को तैयार नहीं। आप कलकत्ता क्रोमोसोम पढ़ लीजिए, डिटेल्ड आपको पूरी जितनी पॉसिबल है। और आज भी वो जगहें वहां यूं की यूं खड़ी हैं। खूब रोज झगड़ा होता है, नेहरू ने देश बर्बाद कर दिया, है ना। पटेल चाहते नहीं थे देश का विभाजन हो। आज के दिन ये नैरेटिव कुछ ज्यादा चल रहे हैं। लेकिन किसी ने आज तक ये बात की कि ये ट्विन नेशन थ्योरी गलत थी, तो क्यों गलत थी? कहां से आई ये दो राष्ट्र की सोच? ग्लास पैलेस, शैडो लाइंस पढ़िए आप, आपको बताएगा कि देश तो जमीन पे आपने लाइनें खींच दी, देश बन गए। देश का दिलों से क्या लेना देना है? अभी मैं बाहर बैठा बात कर रहा था आप में से किसी भाई के साथ कि आप रानिया बाजार में खड़े हो या लाहौर के किसी बाजार में खड़े हो, फर्क नहीं है। लेकिन आप नासिक के किसी बाजार में खड़े होंगे तो आपको फर्क लगेगा। तो उस हिसाब से तो इस देश के 50 से ऊपर देश बनाने चाहिए थे अंग्रेजों को, और वो चाहते थे बनाएं। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज को बेनिफिट था पाकिस्तान बनाने का। हमने उसको तो छोड़ दिया क्योंकि उससे लड़ाई का अब क्या फायदा, है ना। हमने उसको राजनीतिक चर्चा का विषय बना लिया। मैं किसी पॉलिटिशियन की तरफ नहीं ले रहा हूं, मुझे कोई उनमें से कोई भी इस लायक नहीं लगता कि उनकी मैं पक्ष लूं, लेकिन अपने इतिहास को समझना तो हमारी जिम्मेवारी है ना।
हम उसको किसी राजनीतिक चश्मे से देखते रहे, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। घोष ने ये काम बहुत अच्छा किया है। उन्होंने जो ग्लास पैलेस लिखा है उसमें उन्होंने दोनों विभाजनों की बात की है, पहले कैसे पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया और फिर भारत ने कैसे बांग्लादेश बनाया। हमें गुस्सा बहुत आता है कि ये हमारे में खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये हमारा कश्मीर चाहते हैं। जब हमने बांग्लादेश बनाया तो वो बड़ा अच्छा काम किया हमने, है ना, हमने किया तो अच्छा किया, वो करना चाहते हैं तो गलत करना चाहते हैं। हम ये नहीं समझना चाहते कि अपने जीडीपी का 38% हम रक्षा पे खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 42% रक्षा पे खर्च कर रहा है। हमें उनसे डर है और उसको हमसे डर है। खरीदने बंदूकें हम दोनों अमेरिका के पास जाते हैं और अमेरिका हमारे बीच चाहता है कि लड़ाई ना हो, है ना, है ना। आंखों देखे लूट हो रही है और हम बेवकूफों की तरह वाजपेयी जी फोन करते हैं कि आप समझाओ कारगिल से ये लोग निकले। मुशर्रफ जी फोन करते हैं कि जी उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। बीच में हमने किसको बिठा रखा है? वही चाहता है, उसी की वजह से नहीं होती हमारी लड़ाई, है ना। इंटरनेशनल ब्लफिंग चल रही है और हम उसमें ब्लफ हुए जा रहे हैं। मेरा किसी पाकिस्तानी ने क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे उससे ऐतराज हो? मेरे दादे नहीं तो मेरे दादे के दादे, मेरे दादे के दादे नहीं तो उस ज्यादा से ज्यादा उसके दादे के दादे, हमारे कॉमन है। मुझे पाकिस्तान से क्या नाराजगी हो सकती है? लेकिन पब्लिक नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है, खासतौर पे जब इलेक्शन आते हैं। वो पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा जोक पढ़ रहा था मैं, वो एक भारतीय पाकिस्तानी से पूछ रहा है, कहता है यार हमारे यहां तो हम हिंदू मुस्लिम दंगे कराते हैं, तुम क्या करते हो इलेक्शनों में? कहते तुम्हारे यहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं? हमारे यहां तो यार हम बड़ा अच्छा सेटिंग है, हर साल हम वही कर लेते हैं। लेकिन वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। अमिताभ घोष एक ऐसे लेखक हैं जो इन रोजमर्रा की बातों का जवाब देते हैं। कैसे उन्होंने वो पुस्तक रखी हुई थी, अमेरिकन कांग्रेस लाइब्रेरी में रखी थी, उन्होंने इजाद नहीं की। उन्होंने तो अपनी पुस्तक में सिर्फ उस लेटर का हवाला दे दिया कि भैया 1139 में एक चिट्ठी मैसूर से अल्जीरिया जा रही है, अगला काम तो आपका है। क्या आप ये कहो अच्छा फिर वास्को डी गामा ने क्या किया? चलिए, बहुत सारी बातें हैं अमिताभ घोष की, 15 तो पुस्तकें हैं। अगर मैं एक एक पुस्तक पे भी एक मिनट भी लगाऊंगा तो कम से कम 15-20 मिनट और लगेंगे। मैं उस पे नहीं जाता, मैंने आपको जिस्ट बता दिया। आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं उनके द्वारा कोई बात अगर रह गई है तो वो बताना चाहूँ। मुझे आदेश हो गया है कि आपने 2 लेक्चर आज के पढ़ा लिए हैं, अब आपकी छुट्टी है, आप घर जा सकते हैं। सब साथी जो यहाँ बैठे हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दें और 1 मिनट में अपनी बात करें, चाहे वो सवाल है चाहे वो कम्प्लीमेंट है। आपका सवाल आपको लगता है छोटा है? छोटा नहीं है, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ मेरे साथ दागे हैं, मैं उन सब का कोशिश करूंगा जवाब दे। एक तो एक एंटी एलिटिस्ट ओपिनियन है हमारी, मुझे लगता है कि एंटी एलिटिस्ट ओपिनियन क्या होती है कि अगर हम देखें कि एक कार और मोटरसाइकिल टकरा गए हैं तो हमारा हमेशा नजरिया ये होता है ये साले कार वाले ने मारी होगी। किसी अमीर आदमी के साथ कुछ जबरदस्त घट रहा हो तो हमें बड़ी खुशी होती है, साले सलमान खान को तो जेल में जाना ही चाहिए। मैं आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं। ये एंटी एलिटिस्ट ओपिनियन है जो आज भारत के मासेस पे बहुत हद तक छाया हुआ है। हम किस पक्ष में होंगे हम डिसाइड इससे करते हैं कि साला अमीर आदमी है ना, इसी ने गड़बड़ की होगी। मुकेश अंबानी है ना, गड़बड़ इसी ने की होगी। ऐसा नहीं है। ये कहना आसान है कि एक आम अमेरिका में अमिताभ घोष तो पहुंच गए अमेरिकन कांग्रेस लाइब्रेरी में, ये इसका एंटी एलिटिस्ट ओपिनियन है। मैं भी गया था, 6ठी में पहली बार अंग्रेजी पढ़ी, सरकारी स्कूल में पढ़ा और MA तक पढ़ाई सरकारी स्कॉलरशिप पे ही की और सारी सरकारी व्यवस्थाओं में ही पढ़ा। लेकिन मैं भी गया, मैंने भी पढ़ा ये लेटर, मेरी भी इच्छा हुई तो मैं भी जा सकता हूं।
हमें लगता है कि दून स्कूल में पढ़ने वाले को सब कुछ प्लेट पे रखा मिलता है, ऐसा है नहीं। ये एंटी इलिटिस्ट ओपिनियन है कि भैया जो देवन स्कूल में पढ़ा, जिसका फादर लेफ्टिनेंट कर्नल था, तो उसको सब कुछ उपलब्ध होगा। ये हमने बहाना बना लिया कि मैं कुछ ना करूं। यार मेरे तो फादर आम आदमी थे, मेरी तो तनख्वाह से ही गुजारा कम चलता है। हकीकत ये है कि अगर मैं अपना काम ठीक ठाक कर लूं ना, तो देश ही सुधर जाए यार। टीचर से तो बड़ा किसी का काम ही नहीं है। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में कह रहा हूं। टीचर क्लास नहीं पढ़ाना चाहता, फिर करप्शन की बात करता है। अरे ये करप्शन नहीं है क्या? मैं अपना तो काम नहीं कर रहा, दूसरे की करप्शन। करप्शन तो मैं हूं, करप्शन की जड़। मैं अपना काम पूरा करूं, फिर तो मैं दूसरे से उम्मीद करूं कि मोंगा जी ठीक रहेंगे। मैं ठीक हो गया तो भारतीय इतिहास की तक ना पहुंचने की वजह एलिटिज्म नहीं है, मेरा जागृत होना है। मुझे कहीं किसी वक्त ये चीज कभी तंग करती थी कि यार ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था, तो ये चिड़िया के पंख कटे कैसे? ये प्रश्न मेरे मन में था, तो मैं यहां तक पहुंच गया ना। मेरे को भी व्यवस्था से मेरे प्रश्न थे, जागते ज्वलंत प्रश्न थे। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं शेयर कर लूं। मैंने 21 साल की उम्र में मैं कॉलेज में पढ़ाने लग गया था और 32-33 साल तक पीएचडी नहीं की। सभी साथी सब तरह के प्रश्न मेरे से करते, सब तरह के आक्षेप भी लगते, लेकिन उस दिन तक नहीं की जिस दिन तक मेरे को अंदर से आवाज नहीं आई कि यार ये टॉपिक है मेरे काम का। जिस दिन अमिताभ घोष का ग्लास पैलेस पढ़ा, मेरे को पता था कि अब मुझे पीएचडी करनी है इस पे। इसलिए नहीं कि एक कागज का टुकड़ा मिलेगा जिसमें मेरा नाम लिखा होगा और उस पे लिखा होगा कि ये पीएचडी धारी है और उससे मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लूंगा ना। तो सच का अन्वेषण करने के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और खासतौर पे एक डिजिटल दुनिया में आप अमेरिकन कांग्रेस की लाइब्रेरी में जाके अप्लाई तो करो, वो आपको मेंबरशिप देंगे, आप डिजिटल कॉपी देख लेना MS6 की। इच्छा तो करो। अब दुनिया में डिजिटलाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिकरण है, अगर ठीक ठाक हमने हो लेने दिया तो। इसलिए संसाधनों की कमी से सत्य नहीं छुपा, हमारी इच्छा नहीं है। हम एक लेजी संस्कृति हैं। भारतीय जनसाधारण के बारे में इतनी बढ़िया किताब पे लिखा है इन्होंने, ग्लास पैलेस में ही लिखा है कि पहला जो 1938 में इंडियन नेशनल एकेडमी INA देहरादून में मिस्टर हरदीप सिंह जो पहला कमीशन ऑफिसर बना, जब उसको CEO बनाया एक यूनिट का, तो उस यूनिट ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह क्या किया कि जी रोटी खाने वाला हमारा बॉस होगा, हम तो अंग्रेज के नीचे लड़ेंगे जी। आप अगर उसको समझो तो वो मेरी और आपकी हकीकत है। जिस दिन मेरे पड़ोसी को कोई बड़ा पद मिलता ना, मैं कहता हूं ये बन गया वाइस चांसलर, इसको क्या पता, कल तक तो यार ये पैसे 2-2 रुपए लेता फिरता था। खट्टर साहब कल तक तो मेरे स्कूटर पे पीछे बैठते थे। ऐसे नैरेटिव सुनाने वाले, ये मेरी संस्कृति है। हम अपने आदमी को आगे बढ़ के देख कर खुश नहीं है, लेकिन आपको नॉवल बता रहा, आप देखने वाले तो बनो। मैंने कोशिश की है, जैसे आपने सीधा सवाल नहीं पूछा, मैंने आपका सीधा जवाब नहीं दिया। हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन की बात की है, उसमें सोशल ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में भी जी, जी। नावल मुझे ठीक से ध्यान नहीं, जी। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, सिर्फ सिंपल पढ़ा है, उस पर थोड़ा सा देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता चीजें उन्होंने लिखी थी मुझे। हाँ, देखिए, एक तो सती प्रथा पे स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं, एक बहुत मशहूर लेख है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, क्या कमजोर व्यक्ति बोल सकता है, सरल भाषा में उसका अनुवाद कर दूं तो। एक बहुत बड़ी लेखक है अंग्रेजी साहित्य की, और वो सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में उन्होंने उस लेक्चर को दिया है। उसमें उन्होंने सती प्रथा का जिक्र किया। खासतौर पे जो हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनको ये बात, जो मैंने बात राखी रक्षाबंधन की उसके वो उसकी जड़ वही है। गायत्री स्पिवक नाम है उनका। गायत्री स्पिवक ने कहा है कि यार ये क्या मजाक है, एक औरत जो अपने पति से इतना प्यार करती है कि उसके बाद उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है।
और अगर वो अपना जीवन त्यागना चाहती है और उसको समाज अगर इजाजत देता है, तो शासक कौन होता है यार उसको रोकने वाला? हां, जबरदस्ती किसी औरत को उसकी पति की साथ जला देना जुर्म है। 1822 में, जिसको बंगाल रिनेसा कहते हैं हम, एक बड़ा मजाक चल रहा था। बंगालियों ने सबसे ज्यादा चमचागिरी की अंग्रेजों की। मैंने अपनी बात में पहले भी कहा था कि बंगाली साहित्य को छोड़ दीजिए आप, अकेले रविंद्रनाथ टैगोर आज तक उनको ऐसे लगे जिनको नोबेल प्राइज मिल सकता है, और सॉरी टू से मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मेरी गिनती करने लगो तो 50वें नंबर पे भी नहीं है वो। लेकिन चूंकि वो अंग्रेजों के साथ, टैगोर साहब का फैमिली बिजनेस क्या था जानते हैं आप? 1870 में 500 करोड़ रुपए का अफीम का व्यापार कर रहा था उनका परिवार, इसलिए अच्छे थे वो। थोड़ी सी चीजों से एक कदम आगे रख के देखोगे ना, बहुत सारे पर्दे हट जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट पे मुझे याद नहीं आता उन्होंने कोई स्पेसिफिकली लिखा हो, लेकिन दीति जो कैरेक्टर है, जहां से ये आइबिस ट्रिलॉजी शुरू होती है, एक वो, और एक पॉलेट कैरेक्टर है रिवर ऑफ स्मोक में जो आता है। उन दो कैरेक्टर्स में मुझे लगता है उन्होंने औरत की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम ये कह देते हैं कि उस औरत ने खानदान चला दिया। इससे ज्यादा एम्पावर्ड वुमेन क्या होगी? समस्या क्या है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी ने औरत को क्रेडिट नहीं दिया। औरत काम तो हमेशा से करती आ रही है। औरतों से घर चले आप, कोई परिवार देख लो, जहां औरतें ठीक थी वो तो परिवार चले, और जहां नहीं थी ठीक से, मेरा अन्यथा कोई चारित्रिक अर्थ नहीं है, इकोनॉमिकल डोमेस्टिक इशू है, वहां वो परिवार तरक्की किए। तो औरत को एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, एम्पावर्ड तो वो है, हमारे से ज्यादा एम्पावर्ड है। बायोलॉजिकल फैक्ट है सर, मैं एक्स और वाई से मिलकर बना हुआ हूं, औरत एक्स और एक्स से मिलकर बनती है। एक जैसी चीजों का जुड़ाव ज्यादा अच्छा होता है, ये क्रोमोसोम फैक्ट है। औरत एक जैसी गुणसूत्रों से मिलकर बनी है, पुरुष अलग अलग गुणसूत्रों से मिलकर बना है, इसलिए हमारे मन में ज्यादा द्वंद्व रहते हैं, इसलिए उनकी सिक्स सेंस ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए उनका डिटर्मिनेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है। और मैं सम्मान करता हूं दिल से, और एक लाइन में जवाब दे देता हूं, जो लोग आप में से जवान लोग मेरी बात का समझ अर्थ ज्यादा अच्छे से समझेंगे, कि मेरी प्रेमिका से मेरी उम्मीद वही हो जो मेरी बहन से है। कहानी खत्म। इजिप्ट के गांव और भारत के गांव के बीच में जो डिफरेंस था किस तरीके से था? हमारी एक आम धारणा है कि भारत जो है वो गांव में बसता है, लेकिन हमारे एक एमपी साहब एकराम जी वो ये कहते हैं कि भारत में जो गांव है वो आधी प्रजा के शोषण का केंद्र है। इजिप्ट और भारत के गांव के बीच में क्या बड़ा ऐड करें साहब, बाकी आज के प्रोग्राम भी करते हैं, शिक्षा के लिए आप एक वास्को डी गामा की खोज। इसलिए जब अमिताभ घोष नहीं थे तब भी वो अमिताभ घोष थे। मैं यहां से शुरू करूंगा। देखिए, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, मैं यहां नहीं भी आता तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लास पढ़ाता हूं, उसकी तनख्वाह मिलती है, जो मेरे साथी नहीं भी पढ़ाते उनको भी मिलती है। उनका पदोन्नति मेरे से ज्यादा गति से होती है, उनको शहर के ज्यादा लोग जानते हैं, उनका मान सम्मान और सामाजिक सरोकार मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी पंकज शर्मा, मैं अपनी क्लास पढ़ाता हूं और अपनी सारी क्षमताएं उस संस्था को देता हूं जो मेरे जीवन यापन की व्यवस्था करती है, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता। अमिताभ घोष कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकन सिस्टम में सिर्फ एक स्पोर्ट्स कोचेस तो हैं जो यूनिवर्सिटी टीचर से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं।
नहीं तो यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाने का मतलब है कि अंदाजे से, मुझे अगर ठीक से याद है तो उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट 1986-87 में $350,000 साल का था। मतलब करीब करीब $30,000 महीने की तनख्वाह थी उनकी। मतलब 21 लाख रुपया, नहीं 2 करोड़ 10 लाख रुपया महीने की तनख्वाह थी। वो भी आराम से एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते रहते, शाम को घर के साथ खाना खाते, चाय पीते और मजे से जिंदगी काट सकते थे। दून स्कूल में पढ़े थे, लेफ्टिनेंट कर्नल के लड़के थे। कलकत्ता से शुरू नहीं किया उन्होंने। कलकत्ता से, आपने कहा कलकत्ता से लंदन, नहीं, हाँ जन्म कलकत्ता में हुआ जरूर, लेकिन उनके फादर कल्चरल अटैची थे। आप लोग जानते हैं कि गवर्नर्स के साथ, प्राइम प्रेसिडेंट्स के साथ फौज का एक अफसर अटैच कर दिया जाता है, उसको कल्चरल अटैची भी कहा जाता कहीं कहीं। तो मिलिट्री अटैची या कल्चरल अटैची, तो मिलिट्री अटैची थे वो। बहुत सारी एम्बेसीज में मिलिट्री अटैची रहे अमिताभ घोष के फादर। और अमिताभ घोष को दून स्कूल में करना उनके परिवार की मजबूरी थी, शौक नहीं, क्योंकि फादर हर साल दूसरे साल बदल रहे थे और वो इजीली अफोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने दून स्कूल को चुना, इसलिए उनको दून स्कूल भेजा गया। इसलिए अमिताभ घोष के लिए लिखना उनका फील्ड नहीं था। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी में भी उनका बहुत बड़ा महत्व है। एक अच्छे लेखक माने गए एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी से बाहर निकल के आए। उनको लगा कि मुझे देश को बहुत कुछ वापस देना है, तो वो मैं साहित्य से दे सकता हूं, ऐसा साहित्य जो मैं अंग्रेजी में लिखूं। अब हमारे साथ समस्या ये है कि मैं अगर हरियाणवी में लिखूं, अदरवाइज जे मैं पंजाबी च लिखन लग गया, मैं शिव कुमार बटालवी भी बन जावा, माई रीडरशिप रिमेन्स 2 करोड़। लेकिन अगर मैं प्रेमचंद बन जाऊं तो माई रीडरशिप सडनली बिकम्स 50 करोड़। लेकिन अगर मैं शेक्सपियर बन जाऊं सो माई रीडरशिप बिकम्स 500 करोड़। ये एक इकोनॉमिक्स है ज्ञान की, इकोनॉमिक्स ऑफ नॉलेज कहते हैं हम इसको। उसमें मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं, मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं, अंग्रेजियत का नहीं। मैं ही सबसे बड़ा हथियार हूं अंग्रेजियत के खिलाफ, क्योंकि मुझे पूरी अंग्रेजियत का पता है। तो अमिताभ घोष रॉट इन इंग्लिश, यूज हिस्ट्री एज हिज स्टेपिंग स्टोन। आपने इजिप्ट की विलेज की और इंडियन विलेज की कंपैरिजन की बात की। उनकी एक कहानी है द इमाम एंड द इंडियन, कि एक इमाम साहब थे वहां मस्जिद में, वो अमिताभ घोष को हिंदुस्तानियों से नाराज रहते थे। वो इमाम साहब हमेशा कहते, तुम तो यार अपने मरे हुए को फूंक देते हो, कयामत के रोज जब अल्लाह बुलाएगा तो तुम्हारे तो मुर्दे भी नहीं मिलेंगे। हम हिंदू मुसलमानों से, मुसलमान हिंदुओं से, या थोड़ी सी और इसको मैक्रो कर दूं, भारत पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और अब चाइना से हम लड़ते रहेंगे, पश्चिम की इकोनॉमिक्स चलाते रहेंगे। आपने कभी सोचा अमेरिका इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है यार, वो बनाते क्या है जो वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? सॉफ्टवेयर उनको बेंगलोर से जाता है, एप्पल का फोन ताइवान में बनता है, कपड़े हिंदुस्तान से जाते हैं। तो यार वो बनाते क्या है यार कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? सर वो पॉलिसी बनाते हैं और हथियार बनाते हैं, 2 चीज बनाते हैं। और उनके हथियार लेता कौन है? हम लेते हैं आपस में लड़ने के लिए। हम चला रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था कि वो चला रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था? अमिताभ घोष अमेरिका गए, अमेरिका से लिखा और इतना बढ़िया लिखा कि जॉर्ज बुश ने तो यूनिवर्सिटी तक में ये कोशिश की कि इस आदमी को निकालो यार। एंग्लोफोन अंपायर करके उन्होंने, हाँ आपकी इस बात पे भी आ जाता हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, amitabghosh.com पे जाओ, सारे तो एसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनका ईमेल एड्रेस वहीं पे अवेलेबल है। उनके पिछले प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम, आज कहां बोलेंगे, कल कहां बोलने वाले हैं, अवेलेबल हैं। ब्लॉग पोस्ट है, आप कुछ भी लिख के वहां चिपका दें,
वो पढ़ेंगे, ये तो हो सकता है कि 15 दिन बाद जवाब दें, लेकिन जवाब देंगे। मैंने जितनी बार लिखा है, मेरा उन पे कोई एहसान नहीं है, उनका मेरे पे है। मैंने जितनी बार लिखा उन्होंने वापस जवाब दिया। और पूरे ऐसा नहीं है कि उन्होंने बंगाल पे लिखा है, सिवाय कैलकाटा क्रोमोसोम के मुझे याद नहीं आता कि कोई उनका नॉवल, शायद सर्कल ऑफ रीजन भी पहले हाफ में, कि वो बंगाल में रहता हो, नहीं तो पूरे भारत में घूमता है। उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे ज्यादा है उनके उपन्यासों में। हम लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि यार ये बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा शोषित क्यों हैं। किसी दिन 1857 का नक्शा उठा के देख ले हम कि कहां कहां विद्रोह हो रहा था, चोरा चोरी कहां था, आज उसकी क्या अर्थव्यवस्था है। जो अंग्रेजों के विरोध के केंद्र थे, सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं जगह पे हुआ। माफ करना, मैं किसी जगह का नाम नहीं लेता, लेकिन जहां जहां उनको संरक्षण मिला वो फले फूले। एसी हॉल लिखते हैं 1857 के गदर में कि सबसे सेफ जगह सिरसा था, घग्गर नदी के किनारे अंग्रेजी फौजों को रुकने के लिए, इसलिए खजांचियों को जमीन मिली साहब, यूं ही नहीं मिली। मुझे याद नहीं हो, कोई प्रश्न रह गया हो तो साहब माफी चाहूंगा। ऐसा व्यक्ति कई लोगों की निगाह में तो होगा, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई या कोई उंगली उठाएगी इन पर, ऐसा कोई? एक ना अमेरिकन हेजीमोनी पॉलिसी है, मुझे नहीं पता आपने सुनी कि नहीं, मैं थोड़ा सा उसका आपको बैकग्राउंड बता दूं। एक अमेरिकन लेखक हुए नोम चॉम्स्की, उन्होंने हमेशा एक थ्योरी दी है कि एक होती है सत्ता, और हमेशा हर व्यवस्था में एक होती है सत्ता और एक होता है उसका विरोध। असली समझदार व्यक्ति वो होता है जो सत्ता पे काबिज हो और विरोध के स्वर को काबू रखे। इस व्यवस्था पे काम करते हुए वर्तमान सरकार ने, सरकार में आने से पहले मीडिया पे कब्जा कर लिया था। ये नोम चॉम्स्की ने 1970 में दी थी। अमेरिकन कॉन्सेप्ट ये है कि जो अमेरिका के विरोध में बोले, सबसे ज्यादा इनाम उसको दे, ताकि आप ओपोजिशन को भी कंट्रोल कर सको। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, प्रशांत किशोर, ये मैनेज्ड ओपोजिशन है, जिसको, क्योंकि आप सुनोगे तो या तो सरकार के फेवर को सुनोगे और विरोध में सुनोगे तो उनको सुनोगे। वहां भी घर का आदमी, यहां भी घर का आदमी। आप इलेक्शन आने दो, इलेक्शन आने दो। अभी यूपी में इलेक्शन से पहले परिवार टूटते हैं, फिर हरियाणा में टूटते हैं। अगर जनता यूं समझना ना चाहेगी तो ना समझो भाई। लेखकों का, साहित्यकारों का काम होता है पैटर्न चेक करना कि ये क्या चक्कर है। जब इलेक्शन के 6 महीने रह जाते हैं तो परिवारों में टूट होती है, और इलेक्शन के टाइम तक वो मैनेज हो जाती है। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा भाई। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਪੰਕਜ ਸਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੋਵਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਲਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ
ਔਰ ਜਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੇਖਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਰੇਖਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਹਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 50 ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ 30-35 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਹਿਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं सॉरी एक मिनट की गल रह गई गल्लां मैं सोचा तो सी शुरू उतों करिए। आपने कभी सुना है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ने कोई देश समाज के कंस्ट्रक्टिव कोई बात लिखी कही हो? ये सब लोग दुकानदार लोग हैं, इनको लगता है मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मैं क्यों इस बात में पढ़ूं। अमिताभ घोष पहले राइटर थे जिन्होंने 1 नवंबर 1984 की वायलेंस के ऊपर लिखा। घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी के नाम से उनका एसे है जो उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली में उन दिनों काम करता था और उस रोज मेरे दफ्तर में छुट्टी हो गई, मैं कैसे बस से गया तो हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल के आगे से मेरी बस गुजरी तो क्या हालात थे, शाम को कैसे हालात हुए, कैसे गुंडे इकट्ठे किए गए, कुछ गुंडों ने और गुंडे इकट्ठे किए, कैसे उन गुंडों ने सारा ये क्राइम वायलेंस क्रिएट किया। आज सज्जन कुमार को सजा हो रही है, आज हम कह रहे हैं गवाह नहीं है, आज हम कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन एक लेखक ने 84 की घटना को 1991 में पूरा डॉक्यूमेंटेड लिखा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है कि कैसे कुछ गुंडों ने और गुंडों को बुला के ये पूरा अमली जामा पहनाया उस रात को। अमिताभ घोष का ऐसे है घोस्ट ऑफ मिसेस गांधी, पढ़ लीजिए। उसके बाद जो लोगों ने लिखा वो उसके बाद लिखा, उससे पहले किसी ने नहीं लिखा। सब अपने अपने घर चुप होके बैठ गए कि हम क्यों पढ़े इस बीच में। एक देश का राजनेता कह देता बड़ा पेड़ हिलता तो जमीन गिरता तो जमीन हिलती है, ये जिम्मेवारी है एक देश के राजनेता की। आपकी व्यक्तिगत समस्या भी है तो आप उससे दूसरों को उसके निशाना बनाएंगे, ये संदर्भ है इस देश की, ये राजनीति का स्तर रह गए। लेकिन घोष ने तब भी लिखा, आप छोटा सा ऐसे 5-7 पेज का है, आप में से किसी को चाहिए तो वैसे अमिताभघोष.com पे अवेलेबल है वो एसेज में, लेकिन फिर भी किसी को चाहिए तो आप मेरे को अपना ईमेल कर देंगे तो मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा, पढ़िए उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। कि ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ ਸਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਲੀਕ। ਇਹ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ।
ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਹਤ इंदौरी साहब तरह ये पूछते रहिए एक दूसरे ਨੂੰ कि यूं ही ना उंगलियां सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले उठाया करो, जिंदगी चीज क्या है समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। ये रिस्क लैके जो तक ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅਧਿਕਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ 5-4 ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਐ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਂਸੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਵੀ ਸੰਧੂ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਜੈਂਡਰ, ਸੈਕੰਡ ਜੈਂਡਰ, ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ, ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਧਨਜੈ ਚੌਹਾਨ, ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਈਏ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਜੈਂਡਰ, ਥਰਡ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਨ ਲਓ 1 घंटे 'ਚ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ और जब मैंने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने और भी आगे बढ़कर कहा कि मैं जो इनविटेशन है उसको घोषक तक पहुंचाऊंगा और संभव हुआ तो स्काइप पे भी आपकी बात करवाऊंगा। उनकी पुस्तकें भी लेकर ये हाजिर हुए हैं और जिस पर उनके खुद के सिग्नेचर हैं।
जो साथी देखना चाहते हैं, उनको छू कर देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा मौका रहेगा। और जिस तरीके की आज शुरुआत हुई है, इसको नेक्स्ट टाइम हम फीडबैक के तौर पर भी लेंगे कि क्या स्थिति हमारी है। तो मोटे तौर पर साहित्य पत्रकारिता मंच, इसके कन्वीनर भूपेंद्र पन्नीवाल यही है, इनके इनिशिएटिव पर ही ये इस संस्था का गठन हो पाया। निकाल के बाहर। तो इसके पीछे भावना ये थी कि साहित्यकार और पत्रकार एक मंच पर आए और कुछ चीजों पर इंटरेक्शन जहां जहां संभव है वो करें। तो बगैर किसी देरी के, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊं, आज अमिताभ घोष जी के रचना क्रम पर बात रखेंगे। लेकिन इस दौर में बहुत से साहित्यकार चले गए पिछले दौर में। पिछले दिनों सुरेश सेन निशांत मंडी में रहने वाले साहित्यकार पत्रकार थे, और कई बार हम कहते हैं कि उनके जाने का रिक्त स्थान नहीं भरा जा सकेगा, लेकिन उनको नजदीक से जानते हैं। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर ये पर लागू होती है कि वो जो रिक्त स्थान छोड़ गए वो नहीं भरा जा सकेगा। उनकी एक कविता मैं यहाँ पर वाचन करूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी बात रखेंगे। उनका एक कविता संग्रह छपा था सुरेश सेन निशांत जी का, वे जो लकड़हारे नहीं हैं। तो जो शीर्षक से जुड़ी कविता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह जो स्थानीय अखबारों में छपा है फोटो वन माफिया के पकड़े गए गुर्गों का, दीन हीन फटे हाल निरीख से जो बैठे हैं पंच जन एक पंक्ति में। सुरेश सेन जी जिस तरीके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया वो बड़े नजदीक से उन्होंने देखा है, और देखा क्या भूता है। यही है वन माफिया के पकड़े गए गुर्गे, फोटो में उनके पीछे गर्व से सीना ताने जो खड़े हैं, ये पुलिस और वन विभाग के मंझोले घाट अफसर। इन्हीं की मुस्तैदी में कई दिनों की मेहनत के बाद गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए हैं। ये फोटो में इन अफसरों के चेहरों से झलकती आभा बता रही है कि वे इस प्रशंसनीय कार्य के लिए माननीय राष्ट्रपति जी की ओर से निहार रहे हैं किसी पदक के लिए, जिसके लिए कर भी रहे हैं ये सभी चारा जोरी, खंगाल रहे हैं अपने अपने सोर्स। कुछ ने तो लिखवा भी दी है अपने अपने नामों के सिफारिशी पत्र। गुप्त सूचना ये भी है कि ये पांचों बचपन से ही रहते आए हैं जंगल में इन पेड़ों के बीच। जो 5 लोग पकड़े हैं उन पांचों की कथा सुरेश सेन जी बता रहे हैं। जंगल की एक एक बूटी से और घास तक से वाकिफ है ये। इन्हें पता रहता है कौन सी बूटी के मरहम से भरता है घाव, कौन सी बूटी के सेवन से उतर जाता है पुराना बुखार, किस बूटी को खिलाने से नए दूध में उतर आती है बांझ गए। वे ये भी जानते हैं कौन से पेड़ की लकड़ी ठीक रहती है हल्की फाल के लिए। वे जलती हुई सूखी पत्तियों की गंध से बता सकते हैं किसी भी पेड़ की जाति और वंश। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें पता है कि जंगल और पेड़ जिस दिन हो जाएंगे खत्म, पर्यावरण के प्रति भी वो कितने सचेत हैं। सूखती हुई नदी के पानी सा तिरोहित हो जाएंगे उनके गीत, उनके सपने, उनके उत्सव और वे भी। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये सब जानते हुए भी पेड़ काटते हुए पकड़े गए हैं। वे सचमुच नहीं काटते पेड़। अगर उनमें से एक को नहीं लाना होता बहन के ब्याह का सामान, दूजे की पत्नी ने मांगा है इन सर्दियों के लिए सस्ती सी उनका एक स्वेटर, तीजे को खरीदनी है बच्चों की किताबें, चौथे को ढांक से गिरी अपनी मां का कराना है इलाज, ढांक दीवार को बोलते हैं, ऊपर से गिरी, पांचवें के पास तो नहीं है 2 जूं रोटी के लिए कोई और चारा। पर इनकी ये मजबूरियां और भावुकता और ईमानदारी से भरा बयान निर्दोष तो सिद्ध नहीं कर सकता, इन्हें माफ तो नहीं कर सकता इनका ये जुर्म। कड़ी सजा बहुत जरूरी है तेजी से खत्म हो रहे जंगल को बचाने के लिए, कहेंगे माननीय न्यायाधीश इन्हें न्याय सुनाते हुए। विशाल वस्त जी आए हैं, इनका स्वागत है। और न्याय की यही असली भूमिका भी है इनके जीवन में।
पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी राहत का विषय है इनका पकड़ा जाना कि विभाग के अफसरों की कार्यकुशलता का हुआ है खूब बखान सभी अखबारों में, और छपा है ये फोटो भी। फोटो में साफ दिख रही है वन माफिया के पकड़े गए इन आदमियों के चेहरे पे फैली थकान। लगता है रात भर ढोते रहे हैं इनके मजबूत कांधे इन पेड़ों के कीमती शव, उस सड़क तक जहां खुलती है उस पैसे वाले लकड़ी के खरीदार की चमचमाती दुनिया, और हर बार वे लौट आते हैं वहीं से अपनी अंधेरी दुनिया में। उन्हें नहीं पता कहां जाते हैं इन पेड़ों के कीमती जिस्म, किस हाट बिकते हैं, सचमुच इन्हें नहीं पता, वे तो बस काटते हैं पेड़।